अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 1.5 एक्सरसाइज जो है नाइन्थ के मैथ की, ये जर्नल मैथ जो है हमारा जनरल तो इसकी 1.5 जो है एक्सरसाइज हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में डिस्कस किए। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको उसमें प्रपोर्शन और प्रपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन, दोनों पे गुफ्तगू की। तो आज जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम मतलब जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन, एक ख़ास सफ़र ट्रेन का takes 5 hours at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। 5 घंटे लेता है अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चले तो। अब देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कि अगर 45 की स्पीड से ट्रेन चले, तेज से चले, तो 5 घंटे एक सर्टेन सफ़र, किसी सफ़र को तय करने के लिए उनको लगते हैं। What will be the speed of train? ट्रेन की स्पीड क्या होगी to be complete the same journey in 3 hours? अगर 3 घंटों में उसी सफ़र को ख़त्म करना हो। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 बातें हैं, एक है वक्त, एक वक्त का जिक्र है, दूसरा स्पीड का जिक्र है। तो पहले सेंटेंस में दोनों चीज़ें गिवन हैं, वक्त भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। जबकि दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें व्हाट विल द स्पीड, स्पीड क्या होगी अगर 3 घंटे में उस सफ़र को मुकम्मल करना हो। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेट x बी द स्पीड, जो x है इसको हम स्पीड लेट कर लेते हैं। तो अब 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक स्पीड, हम स्पीड के हेड बना लेंगे, दूसरा है टाइम। तो स्पीड रेशो टाइम, इसको हमने यूँ लिख दिया, स्पीड रेशो टाइम। अब पहले अगर सेंटेंस पढ़े तो 5 hours in 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम है 5 hours लग रहे। तो यहाँ पे मैंने 45 और यहाँ पे 5 लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो उसमें व्हाट विल बी द स्पीड, तो स्पीड जो है उसका हमने एक्स लेट कर दिया हुआ है। तो स्पीड क्या होगी if 3 hours में सेम सफ़र को कंप्लीट करना हो, अगर उसी जर्नी को 3 hours में हमें कंप्लीट करना हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब ये क्वेश्चन इसमें लिखा होगा, जब हम इसको 2 हेड दे के हमको इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमने इसका कंपेयर करना होता है कि आया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये टाइम है, अगर 5 hours में 45 किलोमीटर की स्पीड पर चले तो जर्नी कंप्लीट होता है। अगर वक्त कम हो, अगर वक्त कम कर दिए, जैसे 5 से 3 hours वक्त कम हो गया, अगर वक्त कम हो तो अब स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट देखें, आम स्पीड, आम मतलब दुनियादारी में भी जब हमने किसी जगह पे जल्दी जाना होता है, हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, ट्रेन में हों या किसी भी मतलब जो ना व्हीकल्स, किसी भी मतलब जो ना ट्रांसपोर्ट पे हों, तो अगर हमें किसी जगह पे जल्दी पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को तेज़ करते हैं। यानी वक्त कम हो तो हम स्पीड तेज़ करते हैं कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें वक्त कम हो गया, इसका एरो मैंने नीचे की तरफ कर दिया कि वक्त कम है, तो अब स्पीड जो है वो हमें कम रखनी होगी कि ज़्यादा रखनी होगी। तो यकीनी बात है कि अगर कम वक्त में हमें पहुंचना है तो हमें स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यानी इसका एरो जो है ये ऊपर आ जाएगा, इसका एरो अगर नीचे आया है तो इसका एरो जो है ये ऊपर आ जाएगा। क्यों कि अगर वक्त कम है तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन को देख के हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब इसमें एक एरो जो है वो सीधा है, एक उल्टा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम होते हैं, उनके ऊपर कैलकुलेशन भी सेम होती है। लेकिन जब इन्वर्स प्रोपोर्शन आ जाता है, एक एरो सीधा है, एक उल्टा है, तो ऐसी सूरत में हमें कैलकुलेशन में कुछ चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग आपने समझनी है
मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को 45 ओवर x लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख लेता हूँ x ओवर 45, यानी x को ऊपर लिख लेता हूँ, 45 को नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो है सेकंड वैल्यू जो है, इसमें अगर देखा जाए तो इसको मैं बिल्कुल सेम एज इट इज 5/3, यानी अगर इसको मैंने उल्टा दिया तो इसको नहीं उल्टा। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का यही हुस्न होता है कि अगर आप कैलकुलेशन सही चाहते हैं तो एक वैल्यू को उल्ट दिए, एक को नहीं उल्टा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हमने इसको उल्टा तो इसको भी उल्टा दिया, इसको नहीं उल्टेंगे इसको भी नहीं उल्टेंगे, हमारा आंसर सही आ जाएगा। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर हमने इस वैल्यू को उल्ट दिया तो इसको नहीं उल्टेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको x को मल्टीप्लाई कर लें, x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 45 मल्टीप्लाई बाय 5। तो चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 उठाएं इधर ले, 3 इधर आके ऊपर, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई का मेथड अपना लें, अप्लाई कर लें, या फिर मतलब जो ना आप डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 = 25, 2 कैरी 5, 4 = 20 और 2 22, तो ये 2 25 ओवर 3 आ गया। अब 225 जो है इसको आप अंदर रखें, 3 पे डिवाइड, 3 7 = 21, मीनिंग 1 5 नीचे, 3 5 = 15। तो इस तरह जो है ये हमारे पास आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो देखें हमारा अगर स्पीड कम की थी, सॉरी वक्त कम हुआ था, 3 घंटे में पहुंचना था, तो अब जो हमारे पास x का जो आंसर आ रहा है वो 75, यानी स्पीड कम, वक्त कम होने से स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। ये पहले 45 स्पीड थी, अब 75 स्पीड से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है, 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 men जो है 4 दिनों में, इन 6 आदमी जो है 4 दिनों में एक घर को पेंट कर देते हैं। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men employed। अगर 3 आदमी अप्लाई किए जाएं तो अब उनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें भी जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी 2 चीज़ें, एक है मैन और दूसरा है डेज, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, तो पहले हम कर लेते हैं लेट x बी द डेज। x को हम दिन लेट कर लेते हैं जो हमने पॉइंट करने हैं, तो 2 चीज़ें ले लेते हैं, एक है हमारे पास डेज और दूसरा हमारे पास है मैन, ठीक है। ये 2 है डाल बना लेने। तो अब देखिए 6 men पेंट अ हाउस इन 4 days, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है जी। और नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक अ पेंट, तो कितने दिन लगेंगे, डेज फाइंड करने उसकी जगह x लिख लिया, ठीक है जी। और इफ 3 men employed, अगर 3 आदमी अप्लाई किए जाए, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए इसका कंपेयरिंग शुरू करें एरो लगाने के लिए कि कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम देखते हैं कि अगर 6 men 4 days में हाउस पेंट कर लेते हैं, तो अगर आप 6 की बजाय 3 men लगाएं, आपको 6 men नहीं लगाने, ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा आदमी होंगे, ज़्यादा उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा मुआवजा देना पड़ेगा, ज़्यादा उजरत देनी पड़ेगी, लिहाजा आप कहते हैं 3 men employed। अगर 3 men लगाए गए तो अब आप देखें डेज जो है क्या वही 4 लगेंगे या डेज कम लगेंगे या डेज ज़्यादा लगेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि अगर 6 men 4 days में अगर काम कंप्लीट करते हैं, अगर आप मैन कम कर देंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि किसी काम को करने के लिए अगर मैन कम होंगे तो ज़ाहिर बात है वो वक्त ज़्यादा लेंगे, अगर ज़्यादा मैन लगाएंगे तो कम डेज लेंगे। तो इसमें अगर मैन कम कर देंगे, एरो मैंने नीचे की तरफ किया कि अगर मैन कम है तो डेज जो है ये ज़्यादा लगेंगे, डेज ज़्यादा लगेंगे। ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन बन जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें भी एक एरो आपका सीधा आ गया, एक उल्टा आ गया, तो कैलकुलेशन भी उसी तरह होगी। अगर हम x/4 इसको उल्ट देते हैं तो ये हमारे पास 6/3 बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसे है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × 3
इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो चूंकि आपको x का आंसर फाइंड करना है तो 4 6 are 24 और 3 इधर आके ओवर के नीचे लग जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़े 24 आ जाए तो 3 8 तो 8 डेज जो है लगेंगे। आप देखें अगर मैन हाफ हो गए तो डेज डबल हो गए। अगर आधे मैन आपने 3 मैन अप्लाई किए थे तो आपके डेज 4 से 8 हो गए। तो 8 डेज में वो हाउस जो है वो कंप्लीट पेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टूडेंट है कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन आ जाए। नॉर्मली जो हमने पीछे 5 क्वेश्चंस किए हैं इनमें जस्ट एक प्रोपोर्शन आ रही थी, ठीक है। तो यानी द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ के इक्वल में एक प्रोपोर्शन आ रहा था। तो ये सिंपल प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका हम फैसला कर लेते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शंस आते हैं तो इसलिए इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरा ये कि अगर हम इसका सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन का पढ़ें, अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily। यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक मैनेजर जो है वो प्लान करता है कि 100 बाइसिकल बनाता है विद द हेल्प ऑफ 25 persons, 25 आदमियों को एम्प्लॉय करके काम पे लगाकर 4 आवर डेली। अगर वो 4 आवर्स डेली यानी 4 घंटे रोजाना काम करें। अगर एक सेंटेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें 3 बातें आएंगी। 100 बाइसिकल्स, एक 25 पर्सन्स और थर्ड 4 आवर्स। 3 चीज़ें आ गई। अब पीछे जो क्वेश्चन किए तो उसमें ऐसा नहीं था, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में जस्ट 2 बातें आती थी, यहाँ पे 3 आ गई। तो 3 आई हैं। अब ये 3 हमारे हेड बनेंगे, ठीक है। ये हेड 3 बनेंगे। एक बाइसिकल है, बाइसिकल का बनेगा, एक पर्सन्स का बनेगा, एक टाइम का बनेगा। अच्छा, दूसरे सेंटेंस से हमने फैसला करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। दूसरे सेंटेंस में 2 चीज़ें गिवन होती हैं, एक अननोन होगी। वो जो अननोन है वो पता चल जाता है जब हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। लिखा है हाउ मेनी बाइसाइकिल, इसका मतलब है कि बाइसाइकिल्स जो है ये आपको फाइंड करनी है। हाउ मेनी बाइसाइकिल्स कैन बी मेड, कितनी बाइसाइकिल बनाई जा सकती हैं अगर 40 पर्सन्स हो और 3 आवर्स डेली वर्क करें। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है बाइसाइकिल है। लिहाजा जब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x बी द बाइसाइकिल्स, ठीक है जी। इसको हमने बाइसाइकिल्स को लेट कर लिया, x सेलेक्ट कर लिया जो चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके बाद दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो इनसे चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका हेड हमने सबसे पहले लिखना है। यानी बाइसाइकिल फाइंड करनी है तो बाइसाइकिल हमने पहले लिखनी है, बाइसाइकिल्स लिखेंगे। दूसरा हेड है हमारे पास पर्सन्स लिख लें या मैन लिख लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन में पर्सन गिवन है, पर्सन्स हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा हेड हो गया। तीसरा हेड जो है वो है 4 आवर्स यानी टाइम। तीसरा हेड हमने यहाँ पे लिख लेना टाइम। तो इस तरह इसके 3 हेड बन गया। पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनके 2 हेड्स बन रहे थे, यहाँ पे 3 हेड्स बनेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट सेंटेंस में 100 बाइसाइकिल की जगह 100 लिख लें। पर्सन्स हैं 25, इसकी जगह 25 लिख लेंगे। टाइम है 4 आवर्स डेली। ये फर्स्ट पहली लाइन जो होती है, ये पहली लाइन फर्स्ट सेंटेंस से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड लाइन जो है व्हाट हाउ मेनी बाइसाइकिल्स, तो बाइसाइकिल जो हमने फाइंड करनी है वो x से लिख ली, इसकी जगह x आ गया। उसके बाद बाइसाइकिल्स मेड बाय 40 पर्सन्स की जगह 40 आ गया। और 3 आवर्स अगर वो 3 घंटे डेली वर्क करें। अब ये क्वेश्चन जो था वो जो वर्ड प्रॉब्लम थी हमारी स्टेटमेंट थी उनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इस फॉर्म में लिख लिया। जब इस तरह लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसके बाद हमने फैसला करना होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। हमने एरोस लगाने होते हैं। तो एरोस लगाने की अब 3 स्टेप्स में हमने इसको देखना कैसे लगाना है। तो सबसे पहले याद रखें जो चीज़ अननोन है जो हमने मालूम करनी है वो
और दूसरी जो मालूम है, इन दोनों को हमने सबसे पहले कंपेयर करना है। ये नहीं हम तीनों को इकट्ठे कंपेयर करेंगे, ऐसे नहीं, बल्कि हम पहले इन दो को कंपेयर करेंगे आपस में। कैसे कि 25% जो है वो 100 बाइसिकल बनाते हैं, यानी 25 आदमी मिल के काम करें तो 100 बाइसिकल बनाते हैं। अब सोचें मैन ज़्यादा हो गए, यानी पहले मैन थे 25, अब मैन हो गया 40। अगर मैन ज़्यादा हो गए, ये मैंने ज़्यादा यानी ऊपर की तरफ हेड लगाया, एरो लगाया कि अगर मैन ज़्यादा हो गए तो बताएं बाइसाइकिल ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? तो यकीनन आपका आंसर होगा ज़्यादा। ठीक है, कि जब आपके मैन ज़्यादा, बाइसाइकिल भी ज़्यादा बनाएंगे, वो ज़्यादा आदमी मिलकर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा बाइसाइकिल बनेंगे। लिहाजा इसका एरो ऊपर है तो इसका भी ऊपर हो गया, यानी ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। उसके बाद अब ये रह गए। अब इसका कंपेयर भी हमने अननोन वैल्यू के साथ करना है। कैसे कि अगर 4 आवर्स डेली वर्क करें तो 100 बाइसाइकिल बनाते हैं, यानी 4 घंटे काम करने से वो 100 बाइसाइकिल बनाते हैं। अगर 4 की बजाय वो 3 आवर्स वर्क करें, यानी 1 घंटा कम। अब अगर वर्क जो है वो कम करेंगे तो ऐसी सूरत में बाइसाइकिल ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? अगर आप किसी काम को वक्त कम देंगे तो यकीनन वो कम बनेगा। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, यानी दोनों में जो रिलेशन है फिर अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन थी मैंने बताया था कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर दे दूसरी भी इंक्रीज कर दे, कॉज बाय इंक्रीज द सेकेंड, ये हमारी जो है कंडीशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। दूसरी डिक्रीज, या दूसरी कंडीशन ये है कि डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज द सेकंड क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी की डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, यानी एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए, ये दोनों सूरतें हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों सूरतें डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो इस तरह पता चला कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम होते हैं, और अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका एरो ऊपर है, इसका भी ऊपर रखना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम होते हैं, लिहाजा ये एरो तीनों के सेम होंगे। बस जब आपने एरो लगा लेने तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप वर्क है, काम है आपका वर्क कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन जो है वो आपने करनी है, उसमें इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले ये आपने याद रखना है कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसके साथ इक्वल का साइन लगा दें, एक्स वाली वैल्यू के साथ इक्वल का साइन लगा दें। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 100/x। अगर इसको मैंने बिल्कुल सेम ऐसे लिख दिया तो इसको भी ऐसे लिखूंगा 25/40। जबकि ये जो वैल्यू इसके बीच में इक्वल नहीं लगाना बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना, और ये वैल्यू 4/3 भी ऐसे लिख दी। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो ना आपने इसको बनानी है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड आपने अप्लाई करना है कि इसमें आपने यानी इधर इक्वल का साइन लगाया, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन में पहले नंबर पे 100/x ऐसे रहने देंगे, 100/x इक्वल इन दोनों को कैलकुलेशन कर लें। अब देखिए इन दोनों की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, ये देखें 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 होता है, यानी 4 और 10 आपस में कैंसिलेट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये 25 और 10 ये भी आपस में कैंसिलेट हो जाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। इस तरह ये हमारे पास आ रहा है 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6, 5/6। हम यहाँ पे 5/6 लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है जो मैंने जैसे आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाए थे कि यहाँ पे अब इक्वल का साइन है, ये तो मल्टीप्लाई का साइन था ना, इसको हमने कैलकुलेशन के साथ कर लिया। लेकिन अब इक्वल का साइन है, यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय 5, यानी x मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 6। चूंकि आपको x का आंसर फाइंड करना है
तो 600/600 तो 600 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 5 1 are 5, 5 2s are 10 और 0 एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 120 यानी 120 बाइसाइकिल्स जो है ये यानी इतने आगे से 100 बाइसाइकिल जो है ये जो है प्रोड्यूस होंगे, इतने बाइसाइकिल प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट लिखा है फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस। एक फैक्ट्री जो है ना 560 जो है फैन तैयार करती है 7 डेज 7 दिनों में विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन, यानी 20 मशीनें चलाकर 7 डेज में 560 फैंस जो है तैयार करती है। हाउ मेनी फैंस कैन बी मेड, कितने फैन जो है तैयार होंगे 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, 18 मशीनों से। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हाउ मेनी फैंस हमने फैंस यूज करने हैं, लिहाजा आपने लेट करना है, लेट x be the fans, x be the fans। आपने x जो है फैंस को रख लिया। तो अब आपने पहला जो हेड देना है वो है फैन, एक आपका हेड फैंस का बनेगा, दूसरा डेज का बनेगा और तीसरा जो है वो मशीन्स का बनेगा। ठीक है, तो अगर पहला सेंटेंस पढ़े मेक्स 560 फैंस, आप फैन की जगह 560 लिख लेंगे, डेज की जगह 7 लिख लेंगे और मशीन की जगह 20 लिख लेंगे। बिल्कुल जैसे आप देखिए बुक से भी क्वेश्चन पढ़ते हो बिल्कुल ऐसे करें। उसके बाद हाउ मेनी फैंस, कितने फैंस फाइंड बनेंगे 12 डेज में विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स, 18 मशीनों की मदद से। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लिया। अब कंपेयरिंग का सिस्टम शुरू करते हैं। कंपेयरिंग जो है आपको बताया था 7 डेज में 560 फैंस तैयार होते हैं। अगर 7 डेज में 560 फैन तैयार होते हैं तो अगर आपको कहा जाए आपके पास 12 डेज है यानी डेज ज़्यादा होंगे, डेज ज़्यादा होने से फैन ज़्यादा तैयार होंगे कि कम होंगे, लेकिन बात है डेज ज़्यादा फैंस भी ज़्यादा, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम होते हैं। आप ये एरो चाहे तो आप दोनों ऊपर की तरफ लगा दें चाहे नीचे लगा दें, लेकिन होंगे सेम। मैं दोनों को ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, दोनों सेम लगेंगे। उसके बाद इसका और इसका कंपेयर कर लें। 20 मशीन से 560 फैन तैयार हुए। अगर 18 मशीनों, अब मशीनें कम हो गई, अगर मशीनें कम हो गई हैं तो अब ज़ाहिर बात है कि कम मशीन से कम फैन तैयार होंगे। एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम होगी। इन दोनों में भी, इसमें और इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम होते हैं। इसका आपने ऊपर लगाया, इसका भी आप ऊपर लगाया। ठीक है, अब ये तीनों के एरो सेम हो गए। अब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपने 560/x एज इट इज लिख देना है, इसके साथ इक्वल का साइन लगाना है। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 20/18 आपने ऐसे लिख दिया, इसके से भी इक्वल मल्टीप्लाई लगा देना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ना ये क्वेश्चन ये देखें, क्या करें आप 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी एक तरीका आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कैंसिलेशन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें। 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 140 और ओवर में 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 9 करेंगे 12 1 12 1 9 2 तो 269। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 269। अब यानी पिछले देखे क्वेश्चन में मैंने आपको ना कैंसिलेशन का तरीका समझाया, इसमें भी कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ कि अगर आप मतलब कैंसिलेशन नहीं करनी आती, बहुत सारे स्टूडेंट को कैंसिलेशन नहीं करनी आती, तो ऐसी सूरत में ऊपर वाले नंबर को ऊपर, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करके ये हासिल कर लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ आ गए कि x को मल्टीप्लाई करें आप 140 के साथ इक्वल 560 को आप मल्टीप्लाई करें 216 के साथ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x जो है वो इधर रहने दें, तो ये वैल्यू 140 उधर जाके ओवर में लग जाएगी ऐसे। तो अगर अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में 140 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ 560 मल्टीप्लाई बाय 216। ठीक है, मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 0 0 से कैंसिलेशन हो गया। चूंकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, मैं कैंसिलेशन करता हूँ तो 0 0 से कैंसिल हो गया। अगर अब आपको टेबल आता है तो 7 का टेबल 7 2s are 14, 7 8s are 56 होता है। 7 का टेबल 7 2s are 14, 7 8s are 15, 56 2 1s are 2,
2 4 आर 8। अब 216 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 216 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 1 आर 4 और 2 6, 2 4 2 आर 8। तो ये आपके पास आ गए 864, यानी 864 फैंस जो हैं ये जो है इतने में तैयार होंगे।